Hello students, hello, welcome to SIT classes. If you are new here, do subscribe to this channel. Hello again, my name is Shakti and I'll be taking your classes here in this channel. Okay, तो ये तुम्हारा NTSC का मास्टर कोर्स है और ये इस मास्टर कोर्स का लेक्चर नंबर 17 है, जहाँ पर हम केमिस्ट्री का चैप्टर देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ये है यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं उनका लिंक जो है वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। इसका प्लेलिस्ट का भी जो लिंक है वो भी तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, और इंडिविजुअल वीडियोस के भी जो लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो अगर इस वीडियो पे आ रहे हो और इसके पहले वाले वीडियोस देखने तो वहाँ से जा कर के देख सकते हो। आज के लेक्चर में हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में सीखेंगे और समझेंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि इस लेक्चर के बेसिस में कुछ टेस्ट प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, कुछ टेस्ट क्वेश्चंस तुम्हारे टेस्ट प्रिपेयर किए गए हैं जो कि टोटली फ्री है। ठीक है, तो इस लेक्चर में जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, ठीक है, जो भी कंसेप्ट डिस्कस किया गया होगा, उनके बेसिस में ये टेस्ट बनाया गया है और ये टोटली फ्री है। तो इसको दे करके अपना अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हो कि तुम्हें कितना समझ में आया है। ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हो कि आज के लेक्चर में कितना समझ में आया है, और बेसिकली तुम्हारा जो भी नॉलेज है उसको चेक करने के लिए टेस्ट ही एक ज़रिया है। तो फिलहाल इस जो टेस्ट है इसके लिंक्स जो है वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ पे जा कर के फ्री में अपीयर कर सकते हो। ओके, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर देन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो नॉन मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख ले ज़रा। तो जैसे हार्डनेस की अगर बात करें, हार्डनेस का, ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। ठीक है, रादर दे आर जनरली सॉफ्ट। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो है वो तुम्हारा हार्ड नहीं होते हैं, जनरली तुम्हारा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब एक्सेप्शन तुम्हारा क्या है, डायमंड, जो कि तुम्हारा हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। ठीक है, तो मीन्स इन अर्थ। ठीक है, तो डायमंड इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, बट इसके अलावा जो बाकी जो सारे नॉन मेटल्स हैं वो तुम्हारे जनरली हार्ड नहीं होते हैं और तुम्हारा क्या है, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, स्टेट है ना, किस स्टेट में पाए जाते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, किसी भी स्टेट में पाया जा सकता है। लस्चर, ठीक है, नॉन मेटल्स हैव अ डल अपीयरेंस। ठीक है, डायमंड एंड आयोडीन्स आर एक्सेप्शंस। ठीक है, मतलब ये चमकीला नहीं होता, डल होता है। ठीक है, तो डायमंड एंड आयोडीन्स आर दी एक्सेप्शंस। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा शाइन करते हैं बहुत। ठीक है, सोनोरिटी मतलब क्या, एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, व्हेन इट इज हिट बाय समथिंग। सोनोरिटी मतलब होता है एबिलिटी टू मेक साउंड। तो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, मतलब दे डू नॉट प्रोड्यूस अ टिपिकल साउंड ऑन बीइंग हिट। ठीक है, दे डू नॉट प्रोड्यूस सच साउंड। जैसे मेटल्स के जो बेल्स होते हैं उनको अगर ज़ोर से मारो तो वो रिंग करते हैं ना, मतलब एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के लिए तो नहीं है। ओके, कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन की बात करें तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पर इसमें तुम्हारा एक्सेप्शन है। जैसे तुम्हारा क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। तो ग्रेफाइट जो है वो तुम्हारा कार्बन का एलोट्रोप है, और एलोट्रोप्स क्या होता है इसको हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ग्रेफाइट जो है एक फॉर्म ऑफ कार्बन है, इतना समझ लो। और ये ग्रेफाइट जो है ये तुम्हारा ये भी नॉन मेटल ही हुआ क्योंकि कार्बन का फॉर्म है। तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो दिस इज एन एक्सेप्शन। और जनरली क्या होता है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ठीक है, तो मैलिएबिलिटी मतलब क्या, ठीक है, मैलिएबिलिटी मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट होने का। ठीक है,
ठीक है। थिन शीट्स में कन्वर्ट होने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको कहते हैं मैलिएबिलिटी। और डक्टिलिटी क्या होता है, वायर्स में कन्वर्ट होने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स तुम्हारे ब्रिटल होते हैं, ठीक है, मतलब टूट जाते हैं। तो इसलिए मतलब दे कैन बी सेड दैट नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। ठीक है। ऐसा इसलिए बिकॉज नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो नॉन मेटल्स का जो है तुम्हारा जनरली क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। ओके। और डेंसिटी का अगर देखें तो डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर हैविंग ऑफ लो डेंसिटी। ठीक है। और कलर देखा जाए नॉन मेटल्स के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, इट कैन हैव मैनी कलर्स, इट डज हैव एक्चुअली मैनी कलर्स। ठीक है। तो ये तुम्हारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हुए कई सारे नॉन मेटल्स के। ठीक है। तो ये देखा जाए जान के रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो एक्सेप्शंस हैं, जो एक्सेप्शंस हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्शंस। ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम्स में तुम्हारा एक्सेप्शन से क्वेश्चन आना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आने का चांसेस जो है वो तुम्हारा ज़्यादा है। ओके। सो बेसिकली एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स तुम्हारे क्या क्या हैं, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स तुम्हारे क्या क्या हैं, जैसे कार्बन, कार्बन विच इज़ अ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट। ठीक है। ग्राफाइट कार्बन का एक फॉर्म है जो कि एक नॉन मेटल है। ठीक है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब जो ग्राफाइट हो गया जो कि बेसिकली कार्बन का फॉर्म है, तो इट इज़ अ एक्सेप्शन बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोडीन एक नॉन मेटल है, ठीक है, विच इज़ हैविंग लस्चरस या फिर शाइनिंग सरफेस। ठीक है। डायमंड के लिए भी ये चीज़ वैलिड है, डायमंड भी तुम्हारा कार्बन का एक फॉर्म है। ठीक है। तो डायमंड के लिए भी वैलिड है। तो ये भी तुम्हारा एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ये भी तुम्हारा एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ठीक है। नॉन मेटल्स बिकॉज नॉन मेटल्स generally have generally have a dull surface, generally have a dull surface। ठीक है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ठीक है, इज ए नॉन मेटल विच इज एक्सट्रीमली हार्ड। तो डायमंड जो है वो तुम्हारा क्या है, कार्बन का एक फॉर्म है। तो बेसिकली कार्बन तो तुम्हारा नॉन मेटल हुआ, तो ये एक्सेप्शनली हार्ड है, तो ये भी तुम्हारा एक एक्सेप्शन है। ठीक है। ये भी तुम्हारा एक एक्सेप्शन है, कैसे, क्योंकि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। लेकिन ठीक है, बिकॉज नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। तो ऐसे में डायमंड जो है वो तुम्हारा बहुत हार्ड होता है। ठीक है। डेंस डायमंड इज अ नॉन मेटल विच हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा ही होगा। तो ये भी तुम्हारा एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ये भी तुम्हारा एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ठीक है। क्योंकि नॉन मेटल्स का तुम्हारा लो, नॉन मेटल्स का हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो ये तुम्हारे एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स के। तो इन ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना ज़रूरी है। ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। जो भी एक्सेप्शनल बिहेवियर्स हो गए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। ठीक है। डू मेक अ नोट ऑफ इट और इसको बार बार रिवाइज करते रहो, ये तुम्हारा याद रखना विल बी वेरी क्रूशियल फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू।
यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, तो हाइड्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इन इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन जो है इसको एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन स्टोरिंग ह्यूमन ऑर्गन्स एट लो टेम्परेचर, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को ठंडा करके रखना हो तो वहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ होता है, ठीक है। सल्फर, ठीक है, सल्फर इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ड्रग्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि तुम्हारा जो भी तुम्हारा इंडस्ट्रियल केमिकल्स हुआ या फिर जहाँ भी केमिकल्स का रिक्वायरमेंट हुआ तो वहाँ पे नॉन मेटल्स का यूज़ होता है जनरली, ठीक है। सल्फर इज ऑल्सो यूज फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एंड मेकिंग गन पाउडर, ठीक है, गन पाउडर बनाने में। और वल्कनाइजेशन ऑफ रबर मतलब जो रबर होता है वो एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है, ठीक है। जो रबर होता है, ठीक है, रबर से तुम्हारा क्या बनता है, रबर से तुम्हारा टायर बनता है, ठीक है, रबर से टायर बनता है। पर ये जो रबर होता है ये एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है, ठीक है। पर टायर अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा रोड में तुम्हारा क्या होता है, टायर में फ्रिक्शन लगता है बार बार, तो फ्रिक्शन की वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, टायर ख़राब हो जाएगा, ठीक है, टायर विल गो बैड। तो टायर को हार्ड करने के लिए तुम्हारा सल्फर इसके अंदर डाला जाता है, रबर के अंदर। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ओके। Phosphorus is used in the manufacture of fertilizers. Silicon is used in making semiconductors for which microchips are made. ठीक है, तो बेसिकली सिलिकॉन से तुम्हारा क्या होता है, सिलिकॉन से तुम्हारा सेमीकंडक्टर्स बनाया जाता है, सेमीकंडक्टर्स से बनाया जाता है। और इस सेमीकंडक्टर्स के मदद से, ठीक है, मतलब सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं, चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं जो कि तुम्हारा स्मार्टफोन में या फिर जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका बहुत ह्यूज एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। जो चिप्स हो गया, सर्किट हो गया, छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो गए, तो वो जनरली तुम्हारा सेमीकंडक्टर से बना होता है ना। जो आईसी हो गया या फिर जो तुम्हारा चिप्स हो गए, ठीक है, इवन इफ तुम्हारा मेमोरी कार्ड हो गया, तो इन सब जगह तुम्हारे सेमीकंडक्टर्स ही हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली सिलिकॉन होता है। क्लोरीन इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ठीक है, वहाँ पे क्लोरीन यूज़ किया जाता है जितने भी वायरस और माइक्रोब्स को मारने के लिए, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन ब्रीदिंग सपोर्ट, ठीक है, मतलब जैसे आईसीयू में या फिर हॉस्पिटल्स में तुम्हारा क्या होता है, मास्क लगा देते हैं और फिर वहाँ से फिर ऑक्सीजन पेशेंट ब्रीद करता है, तो ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन सच ब्रीदिंग सपोर्ट सिस्टम टू हेल्प पेशेंट्स डू रेस्पिरेशन, ओके। तो बेसिकली मेटल्स जो हैं, ठीक है, केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो ये डिस्कस हो चुका था मेटल्स का तुम्हारा क्या होता है, ठीक है। मेटल्स का जो तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से होते हैं, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या तो 1 या 2 या तो 3 है। तो ऐसे में तुम्हारा क्या होता है, मेटल्स जो हैं दे डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल्स हैव अ केमिकल बिहेवियर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड व्हाई डू दे डोनेट, टू अचीव स्टेबिलिटी, इन वैलेंस शेल, ठीक है। तो मेटल्स जो है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो सिंस मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ऐसे में क्या कह सकते हैं कि आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन,
आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, अब मेटल के पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है, तो दे कन्वर्ट इनटू, दे चेंज इनटू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम के पास क्या है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो 11 है, तो सोडियम के पास क्या क्या है, सोडियम के पास है तुम्हारा 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि तुम्हारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो सोडियम के पास क्या है, 11 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखा जाए ओवरऑल, अगर देखें, ओवरऑल देखें तो तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ओवरऑल देखें तो हो गया तुम्हारा नो चार्ज, ठीक है। अब अगर सोडियम केमिकल रिएक्शन करने लगे तो सोडियम का देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2, 8 और 1, तो सोडियम क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है। तो आफ्टर डोनेटिंग, अगर देखें, आफ्टर डोनेटिंग, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो अब लिख सकते हैं क्या कि सोडियम के पास क्या है, सोडियम के पास है 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और फिर सोडियम के पास क्या है, सोडियम के पास है 11 प्रोटॉन, जो कि तुम्हारा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर हम देखें ओवरऑल, देखें तो सोडियम के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि आफ्टर डोनेटिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे चेंज इनटू पॉजिटिव चार्ज, मतलब मेटल्स, ठीक है, मतलब क्या, मेटल्स चेंज इनटू पॉजिटिव चार्जेस, ओके। और ये जो पॉजिटिव चार्जेस है इनको बोला जाता है कैटायंस, दे आर कॉल्ड कैटायंस, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में अगर लिखें तो मेटल्स फॉर्म, कैटायंस, और कैटायंस मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब देखते हैं तुम्हारा केमिकल बिहेवियर ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल बिहेवियर ऑफ नॉन मेटल्स, तो ये भी डिस्कस हो चुका है कि नॉन मेटल्स का तुम्हारा क्या है, वैलेंस शेल में नॉन मेटल्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या क्या होता है, 4, 5 या तो 6 होगा या तो 7 होगा, ठीक है। सो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, सो नॉन मेटल्स क्या होता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करते हैं, टू स्टेबलाइज इट्स वैलेंस शेल, टू स्टेबलाइज इट्स वैलेंस शेल, ठीक है। तो नॉन मेटल्स का जनरल बिहेवियर क्या है, नॉन मेटल्स का केमिकली जो तुम्हारा बिहेवियर है, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो है ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है ही, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नॉन मेटल्स क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सिंस नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। सो आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, non-metals turn into negative charge particles, ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं इनको जनरली बोला जाता है एनायंस, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है 287, मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, ठीक है। तो देखा जाए क्लोरीन का जब एटॉमिक नंबर हो गया 17, इसका मतलब क्या कि क्लोरीन के पास है 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और क्लोरीन के पास हुए तुम्हारा कितना 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, मतलब क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल देखें तो क्लोरीन के पास क्या है नो चार्ज, तो ओवरऑल जो है क्लोरीन के पास हो गया नो चार्ज, ठीक है। तो अब देखो क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में तुम्हारा कितना है 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्लोरीन विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए, ठीक है। तो अब क्लोरीन क्या हो जाएगा आफ्टर एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन हम देखें तो क्लोरीन जो है वो तुम्हारा कैसे चेंज हो जाएगा। अब क्लोरीन के पास क्या हो जाएगा 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नेगेटिव चार्ज, पर तुम्हारा प्रोटॉन्स तो तुम्हारे उतने ही है ना, क्योंकि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो 17 प्रोटॉन्स मतलब क्या पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल देखें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ओवरऑल देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब क्या 1 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स जो हैं वो तुम्हारे क्या फॉर्म करते हैं, जनरली अगर बोले तो लिख सकते हैं दैट नॉन मेटल्स फॉर्म एनायंस, ठीक है। तो बेसिकली हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ठीक है। तो बेसिकली केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी तुम्हारा इसी से अराइज होता है, अपना वैलेंस शेल को फिल करने का कोशिश करता है, और अपने वैलेंस शेल को फिल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है। कई बार इलेक्ट्रॉन शेयर भी करता है, पर वो तुम्हारा सेपरेट टॉपिक है डिस्कशन का, जिसको हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोबल गैसेस हैज कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, मतलब नोबल गैस का देखोगे आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारा हमेशा कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, कोई जगह नहीं है, ठीक है। इसीलिए नोबल गैस का तुम्हारा बहुत कम रिएक्टिविटी होता है, ठीक है, बहुत कम रिएक्टिविटी होता है, ओके। Now once again this is Recipe classes and my name is Shakti, and do subscribe to this channel. Metals lose electrons, ठीक है, metals lose electrons to completely filled valence shell, ठीक है। और मतलब अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए मेटल्स लूज करता है, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं नॉन मेटल्स गेन करते हैं, ठीक है। तो मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नॉन मेटल्स वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इसको अभी थोड़ी देर में एक एग्जांपल देकर के समझेंगे, ठीक है। एलिमेंट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज कॉल्ड कैटायंस, ठीक है। और एलिमेंट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज कॉल्ड
एनायंस। ओके, तो देख सकते हैं कि तुम्हारा क्या है कि सबसे पहले ये देख लेते हैं आयन का डेफिनेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम्स आर नोन एज आयंस। ठीक है, तो कोई भी एटम हो और उस एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो तो वो तुम्हारा होता है आयंस। ठीक है, तो एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज कब होगा? एंड एटम पे पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज कब होगा? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायन भी बोला जाता है। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज एटम गेन करता है उसको एनायन भी बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो आयंस इन्वॉल्व है। ठीक है, क्योंकि मेटल्स जो है वो तुम्हारा क्या होता है? मेटल्स तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव आयन बनाता है, और नॉन मेटल्स क्या होता है? नेगेटिव चार्ज या फिर नेगेटिव आयन बनाता है। तो इन दोनों के बीच में देखो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो जो भी बॉन्ड बनेगा इट इज आयोनिक इन नेचर। ठीक है, तो ऐसे जो तुम्हारे कंपाउंड बन रहे हैं जो कि आयोनिक बॉन्ड से बना है, तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड। ओके, तो metals and non-metals react to form ionic compounds. Metals and non-metals react to form ionic compounds. ठीक है, तो पॉजिटिव आयन, ठीक है, तो बेसिकली पॉजिटिव आयन तुम्हारा कब बनता है? व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। जैसे सोडियम क्या करेगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके देखो सोडियम आयन बना है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो मेटल्स जो है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे सोडियम कर रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बना रहा है। ऐसे ही देखो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन लूज करके देखो, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज गेन किया। ठीक है, तो मैग्नीशियम बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन ऑल्सो फॉर्म्स मैग्नीशियम आयन। ऐसे ही जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स जो हैं वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करके तुम्हारा क्या बनाते हैं? नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बना रहा है क्लोराइड आयन। देख सकते हो Cl के ऊपर में तुम्हारा क्या मतलब? ऊपर में माइनस, मतलब एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड्स तुम्हारा क्या हो रहा है? हम देख सकते हैं कि जैसे सोडियम, सोडियम क्या किया था? सोडियम Na+ किया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ऐसे क्लोरीन क्या कर रहा है? क्लोरीन देखो न्यूट्रल है यहाँ पे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके तुम्हारा क्या बना रहा है? क्लोरीन बना रहा है, क्लोरीन क्लोराइड आयन बना रहा है। तो फाइनली तुम्हारा क्या रह गया? Na+ रह गया और Cl- रह गया। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन में देखो क्या रह गया? यहाँ पे Na+ रह गया और यहाँ पे क्या रह गया? Cl- रह गया। तो देख सकते हैं कि दोनों तुम्हारा क्या है? एक में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है और एक में नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या हो गए? अनलाइक चार्ज हो गए। ठीक है, तो ये जो दोनों अनलाइक चार्ज हो गए ये तो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से जो भी बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक है, आयोनिक इसलिए क्योंकि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये एटम कैरी कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड आयंस। जैसे कि ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा पॉजिटिव आयन है, और ये तुम्हारा क्या है? ये है नेगेटिव आयन।
ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, क्लोरीन के पास। तो बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है, इन दिस कोर्स मेटल्स गेट पॉजिटिव चार्ज, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड नॉन मेटल्स गेट नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ठीक है, एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो NaCl तुम्हारा कंपाउंड बना, NaCl कंपाउंड बना, इसमें Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एक और क्लोरीन के ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज है। तो ओवरऑल NaCl जो हो गया, ओवरऑल देखें तुम्हारा क्या हो जाएगा, +1 और -1, तो बेसिकली 0, मतलब नो चार्ज। ठीक है, ओवरऑल NaCl पे नो कोई चार्ज नहीं है। अगर हम सोडियम क्लोराइड जो कि नमक है जो हम लोग खाते हैं, तो इस NaCl को, इस कंपाउंड को अगर ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने पे हमें क्या मिल जाएगा, एक Na+ मिल जाएगा और एक Cl- मिल जाएगा, पर ओवरऑल इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, सो द कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, सो टू फॉर्म एन कंपाउंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस मस्ट बी कंबाइंड। ठीक है, टू फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारा कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन गया सोडियम के पास। ठीक है, और तुम्हारा क्या बना, Na+ और Cl- दोनों ऑपोजिट चार्ज बने। तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और इसी के वजह से तुम्हारा एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा। तो NaCl ये बना तुम्हारा। ठीक है, एंड सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। some properties of ionic compound, some properties of ionic compounds, जैसे ionic compounds are solid। ठीक है, ionic compounds are solid, ionic bond has a greater force of attraction, क्योंकि unlike charges एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से तुम्हारा आयनिक कंपाउंड्स जो है वो तुम्हारे सॉलिड होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच आयंस अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली। ठीक है, बिकॉज ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो इसी के वजह से क्यों काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, इसलिए तुम्हारा आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। ठीक है, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टूट करके छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा अपने। ठीक है, इट इज़ ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, और सिंस तुम्हारे अनलाइक चार्जेस के मतलब क्या हो जाए, आयनिक बॉन्ड जो है इट इज़ फाउंड बिटवीन, आयनिक बॉन्ड is formed between positive and negative charges. It is formed between positive and negative charges. ठीक है, इसलिए तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसके वजह से हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होता है आयनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन्स। ठीक है, और ये जो है इट जनरली डिजॉल्व्स इन वाटर। ठीक है, पानी में ये तुम्हारा जनरली डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड्स जो है इट इज़ जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और ये ऐसा क्यों होता है, इसको हम कार्बन इन कंपाउंड्स चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स जो है, ठीक है, इट इज़ जनरली सॉल्युबल इन इट इज़ इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम डिटेल में तुम्हारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में तुम्हारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, जब तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में है तब तुम्हारा ये कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और तुम्हारा क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो जब सॉलिड फॉर्म में है तब तो तुम्हारा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, पर जब तुम्हारा ये तुम्हारा डिजॉल्व फॉर्म में होगा
ठीक है, तो जब डिजॉल्व फॉर्म में है तब तुम्हारा क्या मतलब पानी में घुला हुआ, तब तुम्हारा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, बिकॉज जब तुम्हारा आयनिक कंपाउंड को पानी में घोल देना, ठीक है, जब तुम्हारा आयनिक कंपाउंड को पानी में घोल दे, जैसे NaCl, ये तुम्हारा एक आयनिक कंपाउंड है, इसको जब व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, NaCl, ठीक है, मतलब जो आयनिक कंपाउंड है, इट स्प्लिट्स इनटू, इट स्प्लिट्स इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, मतलब क्या, अपना जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में स्प्लिट हो जाता है, और इन चार्जेस के वजह से, इन चार्जेस के वजह से तुम्हारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चालू, तुम्हारा पानी में घोला जाए। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ठीक है, बिकॉज इन मोल्टन स्टेट ऑल्सो, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स इन मोल्टन स्टेट, ठीक है, मोल्टन स्टेट में तुम्हारा क्या होता है, अपना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो तुम्हारा सेपरेट हो जाता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और फिर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये फिर करंट कैरी करना शुरू करते हैं। ओके, तो दीज वेर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो हैं वो तुम्हारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं तुम्हारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे कार्बन जो है वो तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट ऑल्सो गिव्स हीट। ठीक है, पर तुम्हारा ये जब ये तुम्हारा तब होगा व्हेन देयर इज सफिशिएंट सप्लाई, व्हेन देयर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और जब तुम्हारा लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, फॉर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दिस इज अ वेरी हार्मफुल गैस। ठीक है, तो सल्फर जो है वो तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन जो है वो तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा क्या बनाता है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड बना रहा है, विच इज़ वाटर, जिसको हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं, और भी डिफरेंट हाउस होल्ड पर्पसेस में भी यूज़ होता है वाटर। नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ वाटर। ठीक है, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके देखो क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये तुम्हारा एक एसिड है। ऐसी सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये तुम्हारा वाटर के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। ठीक है, H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 हो गया तुम्हारा सल्फ्यूरस एसिड। तो ऐसे में सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और रिएक्ट करेंगे करेंगे तो आ जाएगा सल्फ्यूरिक ट्राईऑक्साइड। ठीक है, सल्फ्यूरस ट्राईऑक्साइड। तो ये तुम्हारा SO3 जब तुम्हारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब तुम्हारा बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है ये तुम्हारा वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बेसिकली एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो हम जनरली कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है इट इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते थे, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर, इसका ठीक उल्टा, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, और तुम्हारा जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है इट इज एसिडिक इन नेचर।
रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो है वो तुम्हारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जनरली तुम्हारा क्या देता है, नॉन मेटल क्लोराइड, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है जो कि तुम्हारा क्लोराइड ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। फॉस्फोरस जो है वो तुम्हारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बना रहा है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन में तुम्हारा क्या बनाता है, नॉन मेटेलिक क्लोराइड बनाते हैं नॉन मेटल्स। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो जब भी तुम्हारा नॉन मेटल्स जो है वो तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो तुम्हारा क्या होता है, एक कोवैलेंट हाइड्राइड बनता है, ठीक है, कोवैलेंट हाइड्राइड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तुम्हारा ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो टॉपिक है इसको हम, ठीक है, विल बी डिस्कस्ड इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर, ठीक है, जो कि इसी लेक्चर सीरीज में आगे अपडेट हो जाएगा जब भी तुम्हारा वो अपलोड हो। ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है ये तुम्हारा नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनता है और अमोनिया का तुम्हारा डे टू डे लाइफ में मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल्स जैसे तुम्हारा वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता था, नॉन मेटल्स ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और नॉन मेटल्स जो है इट ऑल्सो डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बिकॉज नॉन मेटल्स इटसेल्फ आर बिकॉज नॉन मेटल्स ऑक्साइड itself are acidic in nature, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो है वो तुम्हारा एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एसिड्स के साथ जो रिएक्ट करता है वो सिर्फ बेस ही रिएक्ट करता है, मतलब मेटल्स या फिर मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो तुम्हारा एसिड्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड चूंकि खुद तुम्हारा एक एसिड बनाता है आगे चल करके वाटर में डिजोल्व करने पे, तो नॉन मेटल्स जो है वो तुम्हारा एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। नाउ यहाँ से अभी हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का जनरली तुम्हारा ये फ्लो चार्ट फॉलो होता है, ठीक है। पहले क्या होता है तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है, ठीक है। ओर तुम्हारा क्या होता है, ओर बेसिकली होता है सबसे पहले, ठीक है, ओर्स विच आर मिनरल्स हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल, हैविंग अ हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल इज एन कॉल्ड एन ओर, ठीक है। और मिनरल्स क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली, ठीक है। तो नेचुरली जैसे तुम्हारा सैंड में तुम्हारा सिलिकन पाया जाता है, ठीक है, पर हम सैंड से सिलिकन को एक्सट्रैक्ट नहीं करने जाएंगे, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, ठीक है। तो तो ऐसे ही तुम्हारा, तो वो भी तुम्हारा एक किस्म का सिलिकन का मिनरल हो गया, ठीक है, सैंड। तो ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इज कॉल्ड मिनरल्स, ठीक है। और क्या हो गए, और तुम्हारे वो स्पेसिफिक मिनरल्स हो गए विच हैज़ अ हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल, ठीक है। तो ऐसे में तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा जो एक्सट्रैक्शन करने के बेसिकली 3 प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। पहला एनरिचमेंट, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और फिर फाइनली रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है, फाइनली रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो जो भी तुम्हारा ओर जो है, ओर को कंसंट्रेट करने के लिए तुम्हारा क्या होता है, मेटल्स जो है वो तुम्हारा जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, ठीक है, जो तुम्हारे हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, ठीक है, जो तुम्हारे हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस से कंसंट्रेट किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस वाले मेथड लगाए जाते हैं। जो मीडियम रिएक्टिविटी होते हैं, ठीक है, जो मीडियम रिएक्टिविटी होते हैं
ठीक है, तो उसमें बेसिकली कार्बोनेट और हो गया या फिर सल्फाइड और हो गया। अगर कार्बोनेट और है तो कैल्सिनेशन करेंगे, अगर सल्फाइड और है तो उसको रोस्टिंग करेंगे। ठीक है, कार्बोनेट और मतलब क्या, बेसिकली CO3 लगा रहेगा एंड में, और जो सल्फाइड और मतलब पीछे में तुम्हारा एक सल्फर लगा रहेगा। ठीक है, तो अगर कार्बोनेट और है तो कैल्सिनेशन करके उसको कंसनट्रेट करेंगे या फिर रोस्टिंग करके उसको कंसनट्रेट करेंगे। तो बोथ कैल्सिनेशन हो रोस्टिंग हो, तुम्हारा क्या बनता है, फाइनली तुम्हारा जो बनेगा ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बनेगा। ठीक है, और ऑक्साइड बनने के बाद फिर उसको रिडक्शन प्रोसेस से मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करके जो है वो तुम्हारा समहाउ हम मेटल्स को प्यूरिफाई जो है मतलब प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, और मेटल्स जो है तुम्हारा लो रिएक्टिविटी के हो, अगर सल्फाइड और है तो सल्फाइड और को क्या करेंगे, सीधा रोस्ट करेंगे, तो इससे तुम्हारा क्या बनेगा, सिंपली वो सल्फाइड से रोस्टिंग प्रोसेस में सीधा मेटल्स में तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा यहाँ से फिर इसको रिफाइन करने के प्रोसेस करेंगे। तो ये तुम्हारा मेटल्स जो हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी का जनरली ये प्रोसेस होता है। तो ये चार्ट अगर याद कर लोगे तो ये टॉपिक जो है वो तुम्हारा यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चल करके हम क्या करेंगे कि इसी लेक्चर में आगे चल करके एक एक में तुम्हारे कौन कौन से मेथड्स होते हैं तो उनको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर, और ओर क्या होता है, ओर्स आर बेसिकली मिनरल्स विच हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद कर लेते हैं, जैसे गॉन्ज। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, ओर्स आर यूजुअली कॉन्टामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल सैंड एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड गॉन्ज। ठीक है, तो जो तुम्हारा जो भी मट्टी सॉइल सैंड पत्थर बालू जो भी तुम्हारा लगा हुआ है ये सबको जनरली बोलता है गॉन्ज। ठीक है, तो रोस्टिंग है ना, सल्फाइड ओर्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स by heating strongly in the presence of excess air. तो roasting is a process in which the ore is heated in the presence of excess air. ठीक है, heated strongly in the presence of excess air. ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा हो गया कैल्सिनेशन। ठीक है, तो कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। तो कैल्सिनेशन तुम्हारा प्रोसेस है जिसमें तुम्हारा हीट किया जाता है बट इन दी प्रोसेस इन दी प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। ठीक है, रिडक्शन तुम्हारा क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड इन करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो रिडक्शन में तुम्हारा क्या है, कुछ कुछ स्पेसिफिक रिडक्शन एजेंट यूज़ किया जाता है, जैसे जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे कार्बन यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे क्या है, कार्बन इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे स्पेसिफिक ओर्स के लिए स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट्स तुम्हारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो ज़्यादा एफिशिएंट हो उस किस्म का रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारा यूज़ किया जाता है। ओके, ठीक है, तो बेसिकली जो एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स जो हैं, पहले क्या करेंगे, एनरिच करेंगे, सेकंड स्टेप है तुम्हारा एक्सट्रैक्शन करेंगे, और थर्ड स्टेप है तुम्हारा रिफाइन करेंगे। ठीक है, रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन और तुम्हारा एनरिचमेंट। ठीक है, तो जो तुम्हारा फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें तुम्हारा हमें मेटल्स को जो ओर है उसको हमें क्या करना है, उसको हमको एनरिच करना है। मतलब एनरिच मतलब क्या कि जो भी तुम्हारे इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, एक्सेस इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव एक्सेस इम्प्योरिटीज़। ठीक है, और ये जो तुम्हारा इम्प्योरिटीज़ में तुम्हारे क्या क्या आ सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ में तुम्हारा सैंड, ठीक है, मड, ठीक है, ये सब तुम्हारा ग्रेवल, ठीक है, स्टोन्स, है ना, तो एटसेट्रा हम लोग क्या इसको तुम्हारा माइनिंग किया जाता है ना, तो अर्थ से निकाला जाता है, तो तुम्हारे कई सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स तुम्हारे आ जाते हैं साथ में, तो उनको रिमूव करना है। ठीक है, तो उनको रिमूव करने का देखो पहला एक तरीका है हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो तुम्हारा ओर है यहाँ से डाल दिया गया, और यहाँ से पानी जो है पानी तुम्हारा ऐसे करके डाला गया, तो पानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और अपने साथ साथ ये जो ओर है इसको भी वाटर कैरी करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो ऐसे करके कई सारे मतलब ऐसे करके स्टेप वाइज ऐसे करके बना हुआ है कई सारे। तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं
ठीक है, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे जमा होने लगेगा, हैवी पार्टिकल्स, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा वाटर के साथ ट्रैवल करके तुम्हारा यहाँ पे स्टोर होता जाएगा। ठीक है, इन दिस हाई स्पीड स्ट्रीम ऑफ वाटर इज पास थ्रू अ स्लोप, ठीक है, विच हैज़ ओर प्लेस्ड ऑन इट, ठीक है, एज अ रिजल्ट द हैवियर ओर स्टेज बिहाइंड। तो यहाँ पे जो हैवियर ओर है वो तुम्हारा यहाँ पे एक्यूमुलेट होता गया, और जो लाइट डस्ट पार्टिकल्स एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो तुम्हारा जो गॉन्च हो गया वो सब बेसिकली, तो वो तुम्हारा वाटर के साथ बह करके यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसका, तो ऐसे करके तुम्हारा क्या इम्प्योरिटीज़ जो है हम तुम्हारा मेटल के ओर से सेपरेट कर लिए यहाँ पे। तो इस प्रोसेस का तुम्हारा लिमिटेशन क्या है कि इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर हैवी ओर्स लाइक आयरन। ठीक है, जो ओर काफ़ी हैवी होते हैं, मतलब जैसे आयरन का ओर काफ़ी हैवी होता है, तो इसी में तुम्हारा सिर्फ यूज़ किया जा सकता है जो ओर्स काफ़ी हैवी हो। मैग्नेटिक सेपरेशन, तो मैग्नेटिक सेपरेशन में तुम्हारा क्या है कि मैग्नेट की मदद से इम्प्योरिटीज़ और ओर जो है उसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा अगर मान लो जो भी ओर है, ठीक है, अगर तुम्हारा ओर जो है वो तुम्हारा अगर मान लो मैग्नेटिक इन नेचर है, जो ओर है वो तुम्हारा मैग्नेटिक इन नेचर है, तो यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा ऐसा के रोलर लगा हुआ है, और रोलर के ऊपर में ऐसा के कन्वेयर बेल्ट है, रोलर के ऊपर में ऐसे कन्वेयर बेल्ट है। तो जैसे जैसे ये तुम्हारा कन्वेयर बेल्ट घूम रहा होगा, ठीक है, तो और ऐसे करके जा करके देखो यहाँ, जैसे ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये जो रोलर है यहाँ पे दिस इज अ मैग्नेट। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक ओर जो है वो तुम्हारा क्या होगा, ठीक है, वो तुम्हारा इसके साथ चिपक करके, ठीक है, चिपक करके और थोड़ा दूर आगे जाने की कोशिश करेगा, तो मैग्नेटिक ओर जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐसे चिपक करके यहाँ पे आकर के इस तरफ जमा होने लगेगा। ठीक है, और जो नॉन मैग्नेटिक ओर है, तो नॉन मैग्नेटिक ओर तो थोड़ा भी नहीं चिपकेगा, तो नॉन मैग्नेटिक ओर क्या हो जाएगा, सीधा तुम्हारा यहाँ से तुम्हारा जैसे तुम्हारा कन्वेयर बेल्ट घूमा तो नॉन मैग्नेटिक ओर जो है वो तुम्हारा इस तरफ फेंका जाएगा, तो ये नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ जो है वो इस तरफ कहीं जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में, ठीक है, एज अ रिजल्ट, तो तुम्हारा क्या है कि इसका लिमिटेशन बेसिकली यही है कि इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर ओर्स विच हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा ओर्स है जिसका मैग्नेटिक बिहेवियर है उसी को मैग्नेटिकली सेपरेट करने के काम आएगा ये प्रोसेस। ठीक है, ना फोर्थ फ्लोटेशन, ठीक है, फोर्थ मतलब बेसिकली होता है झाग, ठीक है, जो हम लोग सर्फ या डिटर्जेंट पानी में घोलते हैं तो झाग बनता है, उसी को बोलते हैं फोर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि तुम्हारा क्या होता है कि द पाउडर्ड ओर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज इज पोर्ड इन अ टैंक कंटेनिंग पाइन ऑयल एंड वाटर। तो एक टैंक है, टैंक के अंदर पाइन ऑयल है और वाटर है, और इसमें तुम्हारा क्या हो गया, जो भी ओर है उन सबको डाला गया इसमें। ठीक है, और फिर क्या करते हैं उसके बाद, फिर कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं। ठीक है, देख सकते हो ऐसा करके कंप्रेस्ड एयर पास करा जा रहा है, तो कंप्रेस्ड एयर के पास होने की वजह से एज अ रिजल्ट फोर्थ मतलब झाग बनना शुरू होता है। फोर्थ अपीयर्स टू विच ओर स्टिक्स एंड इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो क्या होता है इसके मतलब कंप्रेस्ड एयर देने से क्या होता है, पाइन ऑयल वाटर में घुला हुआ है और एयर देने की वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो झाग बनेगा, और जो झाग है वो क्या करेगा, जो पाउडर्ड ओर है उसमें से जो तुम्हारा ओर है, ओर जो है, ओर जो उस झाग के साथ चिपक करके ऊपर आ जाएगा, और नीचे में इम्प्योरिटीज रह जाएंगे, नीचे में तुम्हारे रह जाएंगे इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो दीज आर ओनली यूज फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक है, एज दे हैव हैवी अट्रैक्शन टूवर्ड्स पाइन ऑयल फोर्थ। ठीक है, तो इसका लिमिटेशन यही है कि ये तुम्हारे जो सल्फाइड ओर्स हैं उन्हीं में ये तुम्हारा यूज़ हो सकता है, बिकॉज दे हैव हाई अट्रैक्शन टूवर्ड्स पाइन ऑयल फोर्थ। ठीक है, तो इसके साथ जो भी झाग बनेगा उसके साथ चिपक करके क्या होगा, ये ऊपर की तरफ में ऐसा के एक लेयर बन जाएगा। ठीक है, केमिकल सेपरेशन। ठीक है, तो केमिकल सेपरेशन में तुम्हारा क्या है, देखो इन दिस मेथड, ठीक है,
सम केमिकल सब्सटेंसेस एडेड टू द पाउडर ओर, ठीक है। तो कुछ केमिकल सब्सटेंस ऐड किया जाएगा, केमिकल सब्सटेंस ऐड करेंगे पाउडर्ड ओर पे, ठीक है, विच कंटेन्स इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो इसके रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, केमिकल सब्सटेंस ओनली रिएक्ट्स विद द ओर बट नॉट द इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो जो केमिकल है वो तुम्हारा ओर के साथ रिएक्ट करेगा और इम्प्योरिटीज को छोड़ देगा, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा ओर जो भी रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगा फिर हम उससे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे एल्युमिनियम के ओर को रिफाइन करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड देखो Al2O3, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करें तो NaAlO2 बना, ठीक है। और ये जो NaAlO2 है इसको अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हीट करने पे हमारे पास वापस एल्युमिनियम ऑक्साइड आ गया, ठीक है। तो हम क्या हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, AlOH3 होल थ्राइस बना दिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना दिए। तो ऐसे करके हम क्या हुआ, केमिकली एल्युमिनियम ऑक्साइड को उसके इम्प्योरिटीज से सेपरेट कर लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस जो है, ठीक है, अब ऑक्सीडेशन ऑफ ओर, ठीक है। तो इसमें जो तुम्हारा है यहाँ पे ओर जो उसको और कंसंट्रेट करने के लिए तुम्हारा क्या होता है, हमें इसको मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के दो प्रोसेस हैं, एक तुम्हारा कैल्सिनेशन, दूसरा रोस्टिंग, ठीक है। तो कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर बोलो या फिर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा और जो है एब्सेंस ऑफ एयर में तुम्हारा हीट करेंगे तो इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू मेटेलिक ऑक्साइड। तो जैसे जिंक कार्बोनेट को तुम्हारा कैल्सिनेशन प्रोसेस करें तो इट कन्वर्ट्स इनटू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये कैल्सिनेशन मेथड जो है इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर्स, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। तो ये सारे पॉइंट्स याद करना ज़रूरी है, ठीक है, कि कैल्सिनेशन कौन कौन से ओर में यूज़ करेंगे, रोस्टिंग कौन कौन से ओर में यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कौन कौन से ओर में यूज़ करेंगे, ठीक है, केमिकल सेपरेशन किस ओर में यूज़ करेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको याद करना ज़रूरी है। वंस अगेन दिस इज SIT classes, my name is Shakti and do subscribe to this channel for more awesome new educational content. रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो कैल्सिनेशन में हम एब्सेंस ऑफ एयर में तुम्हारा हीट कर रहे थे, ठीक है। पर यहाँ रोस्टिंग में क्या होगा, रोस्टिंग में हम इसको एक्सेस या फिर प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे। तो ऐसे में और जो है फाइनली कन्वर्ट्स इनटू मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। जैसे जिंक सल्फाइड, ठीक है, व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट कन्वर्ट्स इनटू जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और फिर इस जिंक ऑक्साइड को हम फर्दर प्रोसेस करके यहाँ से हम जिंक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको रिडक्शन प्रोसेस यूज़ करेंगे कोई रिड्यूसिंग एजेंट दे करके, तो उससे हम जिंक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स विच आर लो इन एक्टिविटी सीरीज, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे नीचे के जो मेटल्स हैं इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मेटल्स जो तुम्हारे लो मतलब नीचे प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में, दे आर वेरी मच लेस रिएक्टिव, बेसिकली दे आर अनरिएक्टिव, ठीक है। तो सच मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है, द ऑक्साइड ऑफ सच मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग अलोन, ठीक है। तो इन मेटल्स के जो भी ऑक्साइड्स हैं उनको सिर्फ हीट कर देंगे तो हमारा मेटल जो है वो यहाँ से रिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो जो लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं, ठीक है, फॉर लो रिएक्टिविटी मेटल्स, ठीक है, लो रिएक्टिविटी मेटल्स, ठीक है, इनका जो तुम्हारा मेटेलिक ऑक्साइड है, इनके मेटेलिक ऑक्साइड को हीट कर दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मरकरी सल्फाइड, ठीक है, मरकरी और सल्फर का कंपाउंड है ये। तो इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में देखो हीट कर दिए तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, मरकरी ऑक्साइड आ गया और सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, ठीक है। और फिर जैसे ही तुम्हारा ऑक्साइड आया
फिर ऑक्साइड के प्रेजेंस मतलब ऑक्साइड को और हीट करेंगे तो तुम्हारा सीधा मरकरी आ जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो जो तुम्हारे मिडिल में मतलब ये तुम्हारा मिडिल वाला पार्ट हो गया, तो इसका फेयरली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो जिससे दीज मेटल्स आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ठीक है, तो इसका देखो एग्जिस्टेंस कैसे है, दीज एग्जिस्ट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स इन नेचर। ठीक है, इनका एग्जिस्टेंस तुम्हें क्या मिलेगा, या तो सल्फाइड्स मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखना ज़रूरी है, या तो कार्बोनेट्स मिलेगा। ठीक है, तो बिफोर रिडक्शन मेटेलिक सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू दे। तो यहाँ पे सल्फाइड हो या कार्बोनेट किसी भी फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करना है हमें मेटेलिक ऑक्साइड्स में। ठीक है, तो यहाँ से देखो सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय स्ट्रांगली हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सल्फाइड ओर्स को हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। ठीक है, जो भी तुम्हारे सल्फाइड ओर है इसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस एयर में हीट कर रहे हैं ना, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया रोस्टिंग। और जो कार्बोनेट ओर्स हैं इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा कार्बोनेट ओर के लिए हो गया ये। ठीक है, जैसे जिंक कार्बोनेट को, ठीक है, लिमिटेड सप्लाई में अगर हीट करेंगे तो मेरा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और फिर हम जिंक ऑक्साइड को फर्दर रिड्यूसिंग या फिर रिडक्शन प्रोसेस से इसमें से हम जिंक रिड्यूस कर निकाल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे रोस्टिंग में क्या हो रहा है कि जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो भी मेरे पास आ रहा है जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। तो जैसे तुम्हारा ये जो मेटेलिक ऑक्साइड हुआ, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड से फिर क्या करेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड से हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, रिड्यूस करके तुम्हारा क्या निकालेंगे, रिड्यूस करके निकालेंगे मेटल। और ये जो रिड्यूस जो है ये कैसे कर रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे ही तुम्हारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो है तुम्हारा कार्बन। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। तो ये मेटल्स जो हैं ये तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो इनको जो है हीटिंग के मदद से तो नहीं मिल पाएगा, इट कैन नॉट बी obtained बाय हीटिंग। ठीक है, तो ऐसे में तुम्हारा क्या यूज़ करते हैं, ऐसे में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी तुम्हारा क्या यूज़ करते हैं इसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में तुम्हारा क्या है, कैथोड में तुम्हारा क्या होता है, कैथोड में जो है वो वहाँ पे तुमको मेटल पाया जाएगा, मेटल्स आर फाउंड एट कैथोड। ठीक है, और एनोड में तुम्हें जनरली जो भी तुम्हारा रेस्ट मटेरियल है वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये चार्ट याद रख लो, ये तुम्हारे हाई रिएक्टिविटी है। ठीक है, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो इनको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस और मोल्टन ओर इस मेथड से तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब ओर से इसको तुम्हारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और देखो ये जो मिडिल वाले मेटल्स हैं दीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ठीक है, तो दे आर फाउंड बाय रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग यूजिंग कार्बन। ठीक है, तो बेसिकली इनको क्या करते हैं, इनको बाय रोस्टिंग और बाय कैल्सिनेशन पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मेटेलिक ऑक्साइड।
ठीक है, बाय रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से तुम्हारा क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले मेटेलिक ऑक्साइड में, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस्ड यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जो तुम्हारे लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो उसको क्या होता है, हीटिंग सल्फाइड इन एयर, ठीक है, तो बेसिकली उनको एयर के प्रेजेंस में हीट किए पहले, तो उससे क्या हो गया, मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, और फिर उस मेटेलिक ऑक्साइड को फिर से तुम्हारा हीट करेंगे तो तुम्हारा जो मेटल्स हैं वो तुम्हें आराम से मिल जाएगा। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, ये देखो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में देखो, जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल हुआ उसको बोलते हैं एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और इधर देखो जो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, जो तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल है उसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो क्या होता है, देखो मेटल्स जो हैं वो तुम्हारा यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन में फॉर्म में है, तो जैसे कॉपर हो गया, कॉपर 2+, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ये कॉपर आयन जो है ये तुम्हारा फ्रीली ऐसा करके इस एक्वस सोल्यूशन में कहीं भी भटक सकता है, तो कॉपर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्योर जो कॉपर है, ठीक है, इम्प्योर कॉपर को तुम्हारा एनोड में रखा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले कॉपर जो अपने आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर के एक्वस सोल्यूशन में गया, और फिर देखेगा कि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से इम्प्योर मेटल से तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैथोड में प्योर मेटल्स जमा होने लगेगा, ठीक है। तो प्योर मेटल जो है इट गेट्स डिपॉजिटेड एट नेगेटिव टर्मिनल कॉल्ड कैथोड, ठीक है। और एनोड में तुम्हारा क्या रखा जाता है, देखो एनोड में तुम्हारा इम्प्योर कॉपर रखा जाएगा, और कैथोड में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ड्यू टू एक्यूमुलेशन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर इज फाउंड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो है, जो बेसिकली यहाँ जो सोल्यूशन है, ये तुम्हारा क्या है, सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। तो जैसे ही हम करंट पास करेंगे, ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिजॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। पहले इम्प्योर कॉपर जो है वो तुम्हारा यहाँ से इसमें सोल्यूशन में डिजॉल्व होगा, फिर सोल्यूशन में डिजॉल्व होकर के फिर क्या देखेगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल तो इस तरफ अट्रैक्ट होकर के यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। नाउ corrosion, the surface of some metals get corroded when they are exposed to moist air for long period of time, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड corrosion। जब तुम्हारा मॉइस्ट एयर पे तुम्हारा एक्सपोज रहेगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे, तो हम देख सकते हैं मेटल के ऊपर में एक अजीब सा चीज़ जो है वो तुम्हारा फॉर्म होने लगता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड corrosion, बिकॉज जो मेटल जो है, मेटल मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड बना जाता है, तो ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मेटल्स का जो पार्ट है वो तुम्हारा कम होता जाता है, ठीक है, मेटल्स जो है वो तुम्हारा रिड्यूस होता जाता है, तो इट इज़ बैड फॉर अस, ठीक है। जैसे ब्रिजेस तुम्हारे लोहा का बना हुआ है, तो अगर करोजन होते जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो आयरन वाला कंसंट्रेशन था, जो आयरन पार्ट था वो तुम्हारा कम होता जाएगा, तो ऐसे में द ब्रिज विल वीकन, ठीक है। तो ऐसे देखो, सिल्वर बिकम्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर, ठीक है, एज इट रिएक्ट्स विद एयर फॉर्मिंग अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। तो ये हो गया, कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड फॉर्म्स अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि जो भी मेटल है उनके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होने लगता है,
ठीक है। तो जिसके वजह से तुम्हारा बहुत जो भी मेटल्स का जो यूज़ है, जो पर्पस है, वो भी इफेक्ट होने लगता है। आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर एक्वायर्स कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते आए हैं। और ये तुम्हारा रस्ट जो है, ये तुम्हारा या फिर कोरोजन जो है, इट इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर मेटल्स। ठीक है, कोरोजन इज हार्मफुल फॉर मेटल्स। ओके, बिकॉज जो भी मेटल जो है उसको तुम्हारा क्या होता है, उसको तुम्हारा काफ़ी कम करते जा रहेगा। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट करके मेटल्स जो है वो तुम्हारा डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ वाई करोजन इज़ बैड फॉर मेटल्स, और इससे हमें जो मेटल्स को है बचाना चाहिए। एंड वी कैन लाइक सेफ गार्ड मेटल्स फ्रॉम करोजन पेंटिंग बाई पेंटिंग स्टफ ओवर इट, या फिर तुम्हारा कोई कोटिंग दे करके। ठीक है, तो ये सब करके क्या होता है कि तुम्हारा मेटल्स जो है उसको करोजन से बचाया जा सकता है। जैसे आयरन के ऊपर जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उससे तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो बचा लिया जाता है। ठीक है, सो प्रिवेंशन ऑफ करोजन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, देखो, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग मतलब जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ठीक है, ऐसी क्रोम प्लेटिंग सेम वही प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग जैसा ही होता है। ठीक है, और मेकिंग एलॉयस। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्ट बाय कोटिंग देम, देखो, बाय कोटिंग देम विथ थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, और ये तुम्हारा जो कोटिंग दिया जाता है इसको भी तुम्हारा वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ही होता है, जो कि यहाँ पे इन लेंथ डिस्कस करना जो है वो तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस है। बस ये जान करके रखो, ये सारे टर्म्स ये ज़रूरी है। एलॉय तुम्हारा क्या होता है, एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, या तो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स तुम्हारे कंबाइन हुए, या फिर मेटल और नॉन मेटल तुम्हारे कंबाइन हुए। तो ऐसे में तुम्हारा क्या होता है, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो तुम्हारा एग्जर्ट करता था जो मेटल्स, उनमें भी तुम्हारा कुछ कुछ चेंजेस आता है। ठीक है, जैसे आयरन तुम्हारा रस्ट फॉर्म करता है, पर वही आयरन से हम स्टील बना लेते हैं, स्टील में तुम्हारा रस्ट फॉर्म नहीं करता है। तो स्टील क्या है, स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन। ठीक है, स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन। ठीक है, विच डू नॉट फॉर्म रस्ट, विच डू नॉट फॉर्म रस्ट। ठीक है, तो देख सकते हैं कि मिक्स्ड आयरन मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्टील आयरन जो है आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम से बनाया जाता है। ब्रास जो है ये तुम्हारा कॉपर प्लस जिंक से बनाया जाता है। ब्रॉन्ज जो है ये कॉपर प्लस टिन के साथ बनाया जाता है। ठीक है, सोल्डर जो है दैट इज लेड प्लस टिन, ये तुम्हारा काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, तो लेड प्लस टिन के को मिला करके बनाया जाता है। एमलगम इज इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, है ना, तो जो भी तुम्हारा एलॉय बनेगा और दैट इज कॉल्ड एमलगम। ठीक है, तो दीज आर एलॉयज, दीज आर एलॉयज क्या क्या तुम्हारा, जैसे देखो एलएचएस में जो भी है तुम्हारा, स्टील हो गया, फिर तुम्हारा हो गया ब्रास हो गया, फिर देखो ब्रॉन्ज हो गया। ठीक है, सोल्डर हो गया, और फाइनली एमलगम। तो ये तुम्हारे एलॉयस के नाम याद रखो, और तुम्हारा यहाँ पे जो एलॉयस के जो तुम्हारे मतलब कॉम्पोजिशन है ये भी याद रखना ज़रूरी है। ओके, ये तुम्हारा आगे भी यूज़ आता रहेगा। तो एलॉयस जो है इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। तो इस लेक्चर के बेसिस में टेस्ट अवेलेबल है जो कि टोटली फ्री है। तो इसे दे करके तुम आज के लेक्चर में जो भी कंसेप्ट जो भी थ्योरी बताया गया है उसमें अपना अंडरस्टैंडिंग जो है उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड आई विल हाईली सजेस्ट यू डू दैट। ठीक है, ये इससे तुम्हारा ही भला होगा। ठीक है,
यहाँ पर इस चैनल में फ्री में लेक्चर्स अपडेट किए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन फ्री लेक्चर्स के मदद से हम यहाँ पे पूरा कोशिश करेंगे तुम्हारा फुल सिलेबस कवर करने का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स, यू गाइज नीड सम स्टडी मटेरियल्स टू रीड थ्रू इट, ठीक है। तुम्हें कुछ रीडिंग मटेरियल्स भी चाहिए, तो फ्री में स्टडी मटेरियल्स भी तुम्हारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इनके लिंक्स भी तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टडी नोट्स भी दिया जा रहा है जिसका लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ऑल दीज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू फॉर फ्री, ठीक है, जस्ट टू इम्प्रूव योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, जस्ट टू इम्प्रूव योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, योर स्टडीज, ठीक है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ चैनल विच कंटिन्यूसली engages you in your academic studies, ठीक है, then this is the right place for you. Subscribe to this channel and also tell your friends about it. My name is Shakti and I'll be taking your classes here in this channel, and this is SIT classes. I have graduated from IIT खड़गपुर और मैं बच्चों की मदद करता हूँ जो कि competition exams के लिए तैयारी कर रहे हैं. So I have a long line of experience in guiding students and achieving their dream and goal of cracking IIT JEE or various competition examinations. Okay, and I'll be more than happy to help you guys out. कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस आउट, ठीक है। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हमारे और भी टॉपिक्स हम डिटेल में देखेंगे, सीखेंगे और साथ में समझेंगे. टिल देन, दिस इज शक्ति एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट क्लास.